नमस्ते छात्रों, आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण को शुरू से पढ़ेंगे। हमने अभी तक हिंदी व्याकरण के 2-3 भाग पढ़ लिए हैं। उनमें आप लोगों को काव्य क्या होता है और रस किसे कहते हैं ये बताया है, लेकिन अब हम हिंदी व्याकरण को शुरू से पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा किसे कहते हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। सिंपल सी बात है, भाषा वह साधन होता है जिससे मनुष्य बोलकर या सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनका आदान प्रदान करता है। किसी को अपने विचार बताना और उसके विचार स्वयं सुनना या ग्रहण करना आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित, कथित यानी कहना रूप से दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। साधारण बोलचाल में, साधारण भाषा में अगर इस बात को कहें हम, तो लिखना या कहना, लिखकर या कहकर हम अपनी बातों को अगर लोगों को समझा पा रहे हैं और लोगों की बातों को, उनके भावों को यदि हम समझ पा रहे हैं तो उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है। और इससे अधिक सरल शब्दों में देखा जाए तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। सामान्यतः भाषा किसे कहते हैं, तो मनुष्य की सार्थक वाणी, ऐसी वाणी, ऐसी बोली जिसका अर्थ निकाला जा सकता हो, जिसे समझा जा सकता हो, उसे ही भाषा कहते हैं। अब देखिए, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। सबसे मेन बात, वे बोलना नहीं जानते थे, भाषा में बात नहीं कर सकते थे, तो वे संकेतों से अपने भावों का आदान प्रदान करते थे। परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन होता है। संकेत देकर पूरी बात को अच्छे से समझना या किसी को समझाना बहुत ही कठिन होता है। जैसे आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे बहुत सारे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी ना, बहुत सारी परेशानियां होती। तो ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से क्या बनी, भाषा बनी। भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आदि मानव ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए अपने मुख से ध्वनियाँ निकाली, वे ध्वनियाँ मिलकर शब्द बने और शब्दों के मेल से भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। भाषा शब्द जो है, हम हिंदी व्याकरण को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप में जाकर, गहराई में जाकर, इसलिए हम शुरू से पढ़ेंगे। अब देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना होता है और भाष का अर्थ होता है बोलना। संस्कृत में भाष और हिंदी में बोलना। ठीक है। तो ये भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। ये उदाहरण है। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। जिस प्रकार आपको रिजल्ट बनाकर दिया जाता है, ये
सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता, चाहे वे अपने स्तर पे अपने तरीके से अपनी भाषा को समझते हो, किंतु उनकी बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। साधारण सी बात है, भावों, विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। भाषा की कोई स्पष्ट और पूर्ण रूप से परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। एक सुस्पष्ट और सुकथित परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इनकी जो है अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हमें हर चीज की, हर वस्तु को अच्छे से समझने के लिए परिभाषा की आवश्यकता होती है, लेकिन हम भाषा को परिभाषा से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है। परिभाषा में ही स्वयं भाषा छुपी होती है, तो हम भाषा को कैसे समझेंगे? भाषा की परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। हर एक में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। जितने भी वैज्ञानिकों ने, कोई भाषा वैज्ञानिक जो हुए, उन्होंने भाषा की जो परिभाषा दी है, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। देखिए, आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है: उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, ये उच्चरित नहीं है, शायद मेरे हिसाब से उच्चारित यानी उच्चारण करना या बोलना, तो उच्चारित कर लीजिएगा आप इसे, ठीक है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना या लेन देन करना, है ना, देना और लेना। तो जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार का विनिमय या आदान प्रदान या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहा जाता है, ठीक है। देवनाथ शर्मा ने बताया कि उच्चारित, जो बोलने के लिए ध्वनि संकेतों की सहायता से, उच्चारित या बोलने के जो ध्वनि संकेत होते हैं, उनकी सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से अपने भावों और विचारों की पूर्णता प्रकट करना या विचारों का आदान प्रदान करना जिस प्रकार होता है, उस यादृच्छिक और रूढ़ ध्वनि संकेत, रूढ़ यानी बहुत ही कठिन चीज है, तो वे ध्वनि संकेत की प्रणाली जो होती है उसे भाषा कहते हैं। यह तीन बातें विचारणीय हैं: भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है, वह रूढ़ है। देखिए, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, वे सुस्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं होते हैं। किसी को संकेत करके बताना, समझाना भाषा नहीं कहलाता, केवल मात्र, है ना। उसमें शब्द भी होने चाहिए। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं होता है। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड जो होता है वो हरी झंडी दिखा देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि गाड़ी चलने वाली है, लेकिन भाषा में इस प्रकार के संकेतों का कोई महत्व नहीं होता है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते। स्पष्ट है कि
हम जितने भी संकेत करेंगे यह आवश्यक नहीं है कि सभी लोग उन्हें समझ पाएं और न ही इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। संकेतों के माध्यम से ना तो कोई व्यक्ति किसी की बात को समझ सकता है, न ही कोई व्यक्ति अपनी बात अच्छे तरीके से सही तरीके से किसी को समझा सकता है। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए, यानी ध्वनि संकेत जिसे कहा जाता है, जिसे बोल सकते हैं हम, तो भाषा ध्वनि संकेत होती है, ना कि मात्र संकेत, ध्वनि संकेत। तो सारांश यह है इसका कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। अगला है भाषा एक यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं होता है। जैसा शब्द होता है उसका ठीक वैसा ही अर्थ होता है। इसमें कोई तर्क वाली बात नहीं होती। भाई कोई शब्द होगा और उसका एक निश्चित अर्थ होगा, तो उसमें कोई तर्क वितर्क वाली बात नहीं होती है। जैसे बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। हाँ देखिए, हम यह तो नहीं कह सकते कि बिल्ली को बिल्ली क्यों पुकारा जाता है। क्या हम बिल्ली को घोड़ा कह सकते हैं? या घोड़े को बिल्ली कह सकते हैं? या कौवे को घोड़ा कहा जा सकता है? नहीं। तो इस प्रकार के भाषा में तर्क वितर्क करना क्या होता है, इस प्रकार की भावों का इसमें कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं बनता है। भाई जैसे बिल्ली है या घोड़ा है, तो इनका नाम लेते ही स्पष्ट हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि बिल्ली, तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में बिल्ली की आकृति आ जाती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम बंदर सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में हाथी आ रहा है, हम शेर सोच रहे हैं और दिमाग में चूहा दिख रहा हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो शब्द और अर्थ में कोई तर्क संबंध नहीं होता है ना। हम यह नहीं बता सकते कि बिल्ली, घोड़ा, कोड़ और कौवा, घोड़ा जो है, शेर जो है, इनको इन्हीं नाम से क्यों पुकारा जाता है, किसी और नाम से क्यों नहीं, यह बताना बहुत ही कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। अब यही हमारे लिए सर्वमान्य है। सभी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई शेर को शेर ही कहा जाएगा, है ना, ऊँट को ऊँट ही कहा जाएगा और कौवे को कौवा ही कहा जाएगा। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तीसरा है, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरागत या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। जैसे औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। अनंत काल से, पता नहीं कितने ही समय से इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। बालक, औरत और वृक्ष, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनका अनंत काल से प्रयोग होता आ रहा है। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है, और ये बात जो है तर्कहीन है। इस बात पर वाद विवाद करना मूर्खतापूर्ण होता है कि भाई इन्हीं शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा, अभी तक इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे राजभाषा। हमारी राजभाषा जो है वह हिंदी है। देखिए, हमारे भारत में जो है 70% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है कि जिस किसी राष्ट्र में राष्ट्रभाषा बोली जाती है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो उससे पढ़ व समझ व सकें, यानी 100% लोग उसे समझने और बोलने चाहिए, तब उस भाषा को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो हमारी भाषा जो है हिंदी, वह राष्ट्रभाषा तो नहीं बनी है, लेकिन 70% लोगों के बोले जाने के कारण इसे राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। ऐसा निश्चित तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा, या यूँ कहा जाए कि हमारी राजभाषा जो है वह हिंदी है।
संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि, फ्रांसीसी या फ्रेंच, फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है, फ्रांसीसी लोग जो बोलते हैं उसे फ्रेंच कहा जाता है। इस प्रकार की भाषाएं संसार में अनेक होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम भाषा के बारे में कल पढ़ेंगे।